जिस तरीके से एसआईआर बिहार में किया जा रहा है, मूल मकसद तो यही है ना कि जो वोटर लिस्ट में जो लोग ऐसे आ गए हैं जो नागरिक नहीं हैं या फिर डुप्लीकेसी है या फिर मृत्यु हो गई, उन लोगों को बाहर निकालना। जो लोग चुनाव आयोग को करीब से जानते हैं, आपको ही पता होगा कि ऐसे कई सारे अब टेक्नोलॉजी ड्रिवन, टेक्नोलॉजी पर आधारित कई सारे टेक्निक हैं। जैसे फोटो सिमिलर एंट्री होती है, पीएससी जिसको कहते हैं, डेमोग्राफी सिमिलर एंट्री होती है जिसको डीएससी कहते हैं। ऐसे तकनीक का इस्तेमाल चुनाव आयोग समय समय पर करती है और ऐसे तकनीक का इस्तेमाल करके ऐसे वोटरों की पहचान करके निकालती भी उनको वोटर लिस्ट से। और शायद आपको याद होगा 2023 में एक रिपोर्ट भी आई थी, एक करीब 1 करोड़ से ज़्यादा वोटर हटा भी दिए गए थे। तो इतना ज़्यादा एसआईआर का बखड़ा खड़ा करना इस मकसद के लिए कितना सही है? आपको लगता था कि कुछ और वैकल्प अपनाया जा सकता था? देखिए लक्ष्मण जी, मुझे बिल्कुल नहीं लगता। पहले मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं, फिर मेरे जो अन्य साथियों ने कहा मैं उसका उत्तर देता हूं। ये एक संविधान का मैंडेट है, इलेक्शन कमीशन का संवैधानिक अधिकार है और इसलिए इलेक्शन कमीशन को करने से इसको कोई नहीं रोक सकता और ना किसी को रोकना चाहिए। हमारे संविधान निर्माता आर्टिकल 326 में ये मैंडेट, ये अधिकार इलेक्शन कमीशन को देकर के गए। पीपल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट है, उसका सेक्शन 16 है, सेक्शन 19 है। ये अधिकार इलेक्शन कमीशन के पास है और ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो इस बात को सुनिश्चित करें कि देश का कोई भी जो नागरिक नहीं है वो वोट ना कर सके। ये एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ है। ये पहली बात है। इसलिए एसआईआर पहली बार नहीं हो रहा, 2003 में हुआ था, उससे पहले 87 में हुआ, देश में 10-12 बार हो चुका है। नहीं, मैं एसआईआर पर सवाल ही नहीं उठा रहा हूं। एक ऐसा, मैं सिद्धार्थ जी एसआईआर पर सवाल ही नहीं उठा रहा हूं। मैं तो सिर्फ आपसे ये कह रहा हूं कि अगर हमें ये पता करना है कि देश में फर्जी वोटर घुस गए, मैं आपको बता रहा हूं, पॉलिटिकल डिबेट छोड़ दीजिए, हर्षवर्धन जी ने बड़ा अच्छा काम, डिबेट के अलावा कुछ कर नहीं सकते, लेकिन कुछ कर सकते हैं, कुछ कंस्ट्रक्टिव बातें कर सकते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर आपको लगता है कि बांग्लादेश से कोई आदमी आ गया है, वो हमारे यहाँ वोटिंग करने पहुंच जाएगा, आप सीधा सा ये करिए ना, आपके पास जो वोटर लिस्ट है उसमें 20 ईयर का, 21 ईयर का एज का एक फिल्टर लगा दीजिए। पता चल जाए कि 40 साल का आदमी अचानक से वोटर कैसे बन गया। वैसे लोगों की पहचान करिए, उनको तहकीकात करिए, निकालिए उनको बाहर। अब एक आदमी को अगर कोविड हो गया तो पूरे फैमिली को क्वारंटीन करना, वो वाला सिस्टम मैं पूछना चाहता हूँ। जब आपके पास टेक्निक है, ये समय तब होता था जब ये टेक्निक नहीं होती थी। आपको लगता है कि एक आदमी 2 जगह से ज्यादा वोटर है, आप सीधा उसको 2 डेटा को मैच करिए, पता चल जाएगा कि एक आदमी के पास 4 वोटर कार्ड है, एक को रखिए, बाकी सबको हटाइए। लक्ष्मण जी, तकनीक समस्या नहीं है, राजनीति समस्या है। आप जो तकनीक लगाएंगे, मैं आपको लिखित में दे सकता हूं कि ये विपक्ष उस तकनीक की समस्या को लेकर के आएगा, अपनी राजनीति उसमें बीच में डालेगा और कहेगा देखिए अब ज्यादा तकनीक, ज्यादा डिजिटल हो रहा है, इसलिए ज्यादा गड़बड़ हो रही है। जिस ईवीएम को बार बार साबित किया जा चुका, जिसके मॉक ट्रायल्स विपक्ष के सामने कराए गए कि स्टैंड अलोन मशीन है, इसको कोई टेम्पर नहीं कर सकता, उतनी बेसिक टेक्नोलॉजी को तो आपका विपक्ष बार बार सवाल उठाता है। आप जिन तकनीकों की बात कर रहे हैं, इसके लिए तो देश के लोकतंत्र को और मैच्योर करना पड़ेगा, ये पहली बात है। पर अगर आपको ये डिबेट को कंस्ट्रक्टिव करना है तो जो कुछ 3-4 बातें गलत कही गई ताकि लोगों के मन में भ्रांति ना जाए, उनको भी ठीक करना पड़ेगा। पहली बात तो ये एसआईआर की जो प्रक्रिया है, ये 3 फेजेस में हो रही है, ये एक फेज की प्रक्रिया नहीं है। पहला फेज है एनुमरेशन, दूसरा फेज है क्लेम एंड ऑब्जेक्शन और उसका तीसरा फेज है फाइनल पब्लिकेशन। अब ये इनोमिनेशन का पहला फेज पूरा हो रहा है, उसके बाद 1 माह का क्लेम एंड ऑब्जेक्शन का फेज रहेगा। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट सामने रखी जाएगी। मेरे कांग्रेस पार्टी के साथी, आरजेडी के साथी, जिस पार्टी को लगे कि इसमें कोई एक नाम गलत शामिल हुआ है, उनके बीएलए से छूट गया है या किसी को गलत काट दिया गया है, वो 1 माह के समय में जाकर के उसको ठीक कर सकते हैं, फिर फाइनल पब्लिकेशन होगी। ये पहली बात। दूसरी बात, जिन 12 डॉक्यूमेंट्स को मांगा गया, बार बार कहा जा रहा है कि डॉक्यूमेंट्स में नहीं जा पाया, डॉक्यूमेंट दिल्ली रह गए, पता नहीं क्या क्या कहानी अभी हम सुन रहे थे। अगर किसी के पास वो 12 डॉक्यूमेंट्स नहीं भी, उनमें से एक भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है 12 में से, उसके बावजूद भी उसको बीएलओ आइडेंटिफाई करके ग्राम प्रधान से स्टेटमेंट लेकर, पड़ोसी की स्टेटमेंट लेकर कि आप वहां रहते हैं, फिजिकल वेरिफिकेशन के आधार पर इलेक्शन कमीशन के फाइनल रोल में डाल सकता है। यह प्रक्रिया में शामिल है। इसलिए आपके कागज इधर उधर हैं या कहीं बाढ़ की स्थिति है, बहुत लोग इसमें जोड़े गए हैं। ये बीएलओज और वॉलंटियर्स मिलकर के इसको काम करने का काम कर रहे हैं, इसलिए इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तीसरी बात आधार को लेकर के कही गई। आधार का अपना एक्ट 2016 का, वो ये कहता है कि आधार इज नॉट अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। आधार कार्ड जो आप प्रिंट करेंगे, ऑनलाइन निकालेंगे, कोई भी हमारे देश का नागरिक, उसमें भी लिखा होगा दिस इज अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, नॉट अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। अगर वो प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप नहीं है तो हाँ, अब मैं एक अंतिम बात और बोलता हूं। अभी अभय दुबे जी ईआरओ की बात कर रहे थे।
कि सिर्फ 243 ईआरओ हैं। मुझे लगता है कि उनको पूरी बात बतानी चाहिए। 963 एईआरओ भी है, असिस्टेंट ईआरओ, वो भी इस प्रक्रिया में शामिल है। जिन लोगों को ईआरओ का जो सेक्शन 13 है, पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट, वो मैंडेट करता है कि उनको क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना। जो वोटर लिस्ट ड्राफ्ट प्रिपेयर हो जाएगी, क्लेम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को, क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस को ही रिव्यू करना, डेटा एंट्री करना, डेटा को अपलोड करना और ऑब्जेक्शंस लेना, यही ईआरओ का काम है। तो ये जो सारी कहानी, मैं अंतिम 10 सेकंड ले रहा हूं, मैं किसी के बीच में नहीं बोला था लक्ष्मण जी, ये जो सारी कहानी है कि हमारे मन में आशंका है, हमारे मन में अनुमान है, ऐसा गड़बड़ हो जाएगा, वैसा गड़बड़ हो जाएगा, और इस भय के आधार पर देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को, लोकतांत्रिक संस्थाओं को, कॉन्स्टिट्यूशनल संस्थाओं को कटघरे में खड़ा कर देना और अपने राजनीतिक हितों के लिए जो मन में आए उस भय को फैलाना, मुझे लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए। फैक्ट के आधार पर करना चाहिए। एक भी चीज अगर गलत हो तो मैं कहता हूं कि जो विपक्ष बोलेगा बिल्कुल उसको माना जाएगा, पर सारी बात आशंका और अनुमान पे नहीं चल सकती, ये डर से नहीं चल सकता, देश नियमों से चलता। सारी बातों को आशंका अनुमान पर मत रखिए। आधार की बात आपने उठाई, आपने बाढ़ की बात उठाई, सिद्धार्थ यादव जी ने दोनों का खंडन कर दिया कि बीएलओ सब कुछ कर लेगा, चिंता मत करिए। नहीं, ऐसी यही तो हम आपसे जानना चाह रहे हैं। चुनाव आयोग ने जो निहित प्रावधान किए हैं, जो बिंदु दिए हैं, अभी जब आपने कहा कि एआरओ जो होंगे उनके सहायक भी होंगे, क्या सहायक के लिए काल अवधि अलग किए गए क्या? दोनों के तो काल अवधि एक ही है ना, एक ही जगह रख के वो दोनों काम करेंगे ना। सवाल तो ये सामने है, संख्या कितनी है मतदाताओं के बिहार के अंदर में, यह भी जानते हैं आप। तो जब आप उसको आइडेंटिफाई जब नहीं कर पाइएगा उतने कम समय में, तो आशंकाएं तो स्वाभाविक है ना। अच्छा, जनवरी माह में बिहार के अंदर में जब वोटर का लिस्टों का जब किया गया था शुद्धिकरण, तो कौन सी ऐसी जरूरत आन पड़ी थी कि चुनाव के वक्त बरसात के समय में एकाएक विस्फोट कर दिया, जैसे मानो एक बम विस्फोट कर दिया, एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई राज्य के अंदर में, एक अलग से चर्चा का विषय बना दिया। क्योंकि आप तो बात मुद्दों की करते नहीं है, आप तो बात करने में 2-3 ही बिंदु आपके हैं, या तो मुर्दे की बात कर दो, या हिंदू मुसलमान की बात कर दो, मंदिर और मस्जिद की बात कर दो, एक अलग चर्चा आपने बिहार में बनाया। हमारा सवाल इतना ही तो था कि भाई आप ये सब जानते हैं कि इस डेमोक्रेसी में, हालांकि अभी हर्षवर्धन जी ने जिस तरीके से तथ्यात्मक बातें रखी है, इनको तो निश्चित तौर पर इलेक्शन कमीशन का तरफ से प्रशस्ति पत्र देनी चाहिए। बहुत अच्छा इन्होंने कहा, क्योंकि दिल्ली में बैठ करके बिहार का नजारा देख लिया इन्होंने, बिहार में होने वाली स्थितियों का आकलन भी कर लिया, परेशानियों का। हर्षवर्धन जी हंस रहे हैं, कुछ बोलना चाहते हैं। हम लोग तो गाँव घर में प्रतिदिन घूमते हैं, हम लोग गाँव घर में घूम रहे हैं। जो परेशानी हम लोग के सामने आता है कि विधायक जी जरा ये बात है, हमारे सामने दिक्कत हो रहा है। अब कागज की बात, लोग डिटरमाइंड थे कि आधार मेरा सबसे बड़ा पहचान है, राशन कार्ड मेरी पहचान है, वोटर आईडी कार्ड मेरी पहचान है। ये लोग पूरी तरह से अस्वस्थ हो गए थे। अब एकाएक जो चीजें लाए हैं, आपका वीडियो और हर्षवर्धन जवाब देना चाहते, सुन लीजिए तो अच्छा रहेगा ना, आपकी बातों का जवाब मिल जाए। एक सेकंड देखिए, मुझे तो अच्छा लगता है कि शक्ति भाई अगर तथ्यों पर कुछ बात करते हैं। और देखिए लक्ष्मण जी, आज आपको इसके लिए मैं बहुत बधाई दूंगा कि आज इस डिबेट में तू मैं की तरफ आपने नहीं जाने दिया, और बहुत अच्छा है, यही डिबेट होनी चाहिए। अब 2-3 में छोटी छोटी बातें कह देता हूं। आपने तकनीक की बात की थी, आप जानते हैं चुनाव आयोग जबरदस्त तरीके से तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है। प्रतिदिन का कितने फॉर्म, कहां डेटा, वो सिर्फ वो रिलीज नहीं जारी कर रहा है, बाकायदा उसकी वेबसाइट पर ये प्रतिदिन है, और वेबसाइट ही नहीं। और अभय जी ने जो एक बात कही, देखिए कई चीजें होती है ना, अभय जी तो बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, बहुत प्रोफेसर है, तो उन्होंने बहुत सलीके से कहा कि सिर्फ 243 यारों हैं। ऐसे मत समझिए, कुल 243 ही विधानसभा है, इसको ऐसे समझिए, तब आपको समझ में आएगा कि आपको हर विधानसभा में एक ईआरओ बैठा हुआ है, एक ईआरओ के साथ 3 से अधिक एईआरओ लगाए गए हैं, तब आपको समझ में आएगा। अब आपको फिजिकल काम नहीं करना है, अब आपको फॉर्म नहीं बटोरना है, अब आपको वेरिफिकेशन के लिए कहीं जाना नहीं। कब जाना है? जब संदेह पैदा होगा। संदेह पैदा होने की 2 स्थितियां, एक वेबसाइट पर आपके पास पर डे अपडेशन है जो आप सजेस्ट कर रहे हैं लक्ष्मण जी, दूसरा
ईआरओ के यहां भी वो सूची है, यानी अपनी विधानसभा में आपको बमुश्किल 2 किलोमीटर से ज्यादा का सफर नहीं तय करना होगा। एक विधानसभा में 3 से 4 किलोमीटर के रेडियस का होता है। आप जान, अब मैं समझ नहीं पाता हूं, इसमें शक्ति भाई कह रहे हैं कि आप दिल्ली में बैठे हुए हैं। हाँ ठीक बात है, हम भी दिल्ली में ही हैं, अभय दुबे जी भी दिल्ली में है, लक्ष्मण जी भी दिल्ली में, लेकिन भैया हम लोग भी देखे, हमारा भी गांव घर है, ठीक है, हमारा यूपी का गांव है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जो वोट की चिंता करता है ना, मैं बंबई रहता था, इसी चैनल में काम करता था मैं मुंबई में, और मुझे प्रयागराज में वोट देना होता था तो मैं वोटर लिस्ट के समय भी जाता था और वोट देने भी जाता था। ये नहीं हो सकता है कि मेरी चिंता शक्ति यादव करें और मैं उनके भरोसे रहूं। और शक्ति भैया, अगर आप विधायक बने हो तो इतनी चिंता तो करो ना भाई, आप कमाल कर रहे हो, कह रहे हो कि हमसे लोग कहते हैं विधायक जी हो गया, और काहे लिए विधायक बने? इतने विधायक, इतने सदस्य, इतने पदाधिकारी सब मिलके आप लोग लोकतंत्र का एक मतदाता शुद्धिकरण का काम नहीं करा सकते हैं? चुनाव आयोग के ऊपर दबाव बनाइए ना कि ये काम है, इसको ठीक करना है। मैं तो यही तो कह रहा हूं। शक्ति जी 15 सेकंड में जवाब दिया, अभय दुबे जी के पास जाना, 15 सेकंड में जवाब दे। नहीं बिल्कुल। मुझे तो हर्षवर्धन जी को लगा कितनी प्रतिबद्धताएं इस उम्र के पड़ाव पर ले लिए है, तो इनको धन्यवाद देता हूं। बहुत प्रतिबद्धता आपने बटोरी है, यही भी सनिधता आपने प्राप्त की, अच्छा लगा मुझे। सवाल उठता है कि जिन मतदाताओं के पास पहचान की जो और चीजें, जिसकी चर्चा आपने रोक दी, अब जिनको आवास प्रमाण पत्र बनानी है, एकाएक इतने कम समय में नहीं बन पाएगा। लाखों लाख आवेदन पेंडिंग है, मिनिमम 15 दिन था। आप इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं? आप जो लगा रहे हैं, धुन लगा रहे हैं, अपने धुन पर थिरक रहे हैं आप। अरे जरा इसके जो तकलीफ वाली धुन है, इस धुन को सुनिए ना। आपको तो कान अच्छा जो सुनने में लग रहा है, सुनाने में लग रहा है, वो सुना रहे हैं। सवाल यहाँ है, शक्ति समय बहुत कम है, आपके पास तीन वक्ता बचे हुए हैं, हमें उनके पास जाना ही होगा। आपको बीच में रोक रहा हूं। अभय दुबे जी पर सवाल है, एसआईआर पर सवाल। अभय दुबे जी, आपने जो सवाल उठाया, जो ऑफिसर की संख्या कम है, कैसे करेंगे, इस पे काफी लोगों ने कमेंट किया, कुछ सफाई देना चाहेंगे इस पे? नहीं, कोई सफाई नहीं देना है मुझे। अगर लोगों को लगता है कि नहीं इतने लोग इतनी कम समय में इसको कर लेंगे, तो अभी तो नतीजा सामने आ जाएगा ना, बहुत दूर नहीं है। 56 दिन, मेरा मानना है हम सब लोग 56 दिन तक जीवित रहेंगे, अगले पता लग जाएगा कहाँ क्या होता है, और वो कौन सी प्रक्रिया है जिसके जरिए ईआरओ ये तय करेगा कि हर फॉर्म पे लगा हुआ प्रमाण पत्र सच्चा है कि नहीं सच्चा है। वो कौन सा डेटाबेस है, आज तक नहीं पता लगा है कि वो कैसे पता लगाएगा। दूसरे, अनुप्रिया यादव जी, समय कम है सर, थोड़ी चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, सुप्रीम कोर्ट भी संवैधानिक संस्था है। एक संवैधानिक संस्थान है, दूसरी संवैधानिक संस्था को बड़ी विनम्रता पूर्वक कुछ सुझाव दिए हैं, कहते हुए हमारा निर्देश नहीं है, लेकिन उस संवैधानिक संस्था ने इस संवैधानिक संस्था के निर्देश ठुकरा दिए और वहां पर एफिडेविट दाखिल कर दिया है कि हम आपने जो सुझाव दिया है हम इसको नहीं मानते। तो अब गेंद जो है पूरी तरीके से दूसरी संवैधानिक संस्था के कोर्ट में है, जिसका नाम सुप्रीम कोर्ट है। वो 28 तारीख को बताएगा कि उसके सुझाव ठीक थे कि नहीं थे। ठीक है, मैं यहाँ पे नीरज मिश्रा जी के पास जाऊंगा, अनुप्रिया यादव, आप दोनों के पास। पहले अनुप्रिया आप अपनी बात करें, फिर नीरज जी आपके पास जाऊंगा। अनुप्रिया आपको इशारा कर रही थी बोलने के लिए। आरजेडी के प्रवक्ता को सुन रही थी, लक्ष्मण जी, उन्होंने कहा कि बारिश का मौसम है, बाढ़ आ गया है, कैसे होगा। और ये मैं सवाल सीधा आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहती हूँ कि क्या चुनाव अगर इस समय घोषणा हो जाता तो क्या आरजेडी कहता कि बाढ़ का समय है और बिहार में इलेक्शन नहीं हो सकता है? नहीं, इन्होंने एक बाढ़ को एक एजेंडा बनाया है। और अब कुछ दिनों से, क्योंकि ये प्रक्रिया 1 महीना पहले से चल रही है, बिहार में ऐसी स्थिति है जहां बाढ़ की है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि इन्होंने बार बार जो नैरेटिव बनाने का प्रयास किया है कि लेकिन जहां इनकी जीत होती है, इनके गठबंधन की जीत होती है, वहां कभी भी सवाल नहीं उठता, ना उनके कार्यों पे सवाल उठता है, ना टाइमिंग पे सवाल उठता है। तो आप एक राजनीतिक दल है, आप चुनाव लड़ने की तैयारी कीजिए। यही आदेश आपके आज नेता को भी दिया मुख्यमंत्री जी ने कि बच्चे वाली हरकत नहीं करो, इलेक्शन पे ध्यान दो, इलेक्शन लड़ना है उस पे बात करो। नीरज मिश्रा जी, लास्ट कमेंट, शो का समय खत्म हो रहा है। आपकी जो जिम्मेदारी थी आपके बीएलए के रूप में वहां आप मौजूद होते हैं, शक्ति भाई तो ज्यादा अच्छा होता। आरोप प्रत्यारोप से राजनीतिक नहीं चलती। नीरज मिश्रा संक्षिप्त में रखे, समय कम है। लक्ष्मण जी देखिए ना, जब स्टेज 2 आएगी तो स्टेज 2 पर भी बात करेंगे, लेकिन अभी हर्षवर्धन जी जो बात कह रहे थे ना पहले कि इंटरनेट का जमाना है,
तो उस इंटरनेट के जमाने में इनको पता होना चाहिए कि इस देश में 806 मिलियन इंटरनेट यूजर हैं। इसका मतलब है कि देश की 44% जो आबादी है वो आज भी ऑफलाइन है, और उसमें से अधिकांश लोग जो हैं वो खेती मजदूरी दिन दहाड़ी वाले काम करते हैं। आप उन लोगों से अगर ये कहते हैं कि आप अपने पत्र उस पर क्यों नहीं सत्यापित कर पा रहे हैं, तो ये बेईमानी है। और ये क्योंकि संभ्रांत परिवार से आते हैं और अच्छी नौकरी करते रहे होंगे तो बंबई से वहां चले जाया करते थे, लेकिन एक मजदूर के लिए जो कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर में फंसा हुआ है उसके लिए यार शक्ति यादव जी 15 सेकंड, मतलब बड़ा मुश्किल काम है। शक्ति यादव जी 15 सेकंड। आज ऐसा है कि एसआईआर पे चर्चा हो रही थी और मुख्यमंत्री जी को पता ही नहीं चला कि एसआईआर पे चर्चा हो रही है, क्या चर्चा हो रही है। अब वो कह रहे हैं कि बच्चा है तो सही है, लालू प्रसाद जी के उम्र के करीब है नीतीश जी, बच्चे की हरकत कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर उनके सामने बच्चा है।